जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप खैर खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाह पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें, फिर हम आगाज़ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। बच्चों, हमारा IFRS 16 लीज वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक ऑफ द एग्जामिनर, और पहले से किसी हद तक मुश्किल करते हुए, अगर हम पुराने पेपर देखें 2021 से पहले के, वो एक डिफरेंट एक्सटेंट पे हैं। 2021 के बाद के पेपर एक डिफरेंट एक्सटेंट के ऊपर हैं, और अब अच्छे पेपर बनना शुरू हो गए हैं, ज़रा से मुश्किल स्टूडेंट्स के लिए। चलो भाई आ जाओ, आ गया, ये आ गई जी हमारी समरी के ऊपर चलते हैं। दो किस्म की लीजेस, एक लेसी के पर्सपेक्टिव से और एक लेसर के पर्सपेक्टिव से। लेसी के पर्सपेक्टिव से अगर बात की जाए तो इनिशियल रिकॉग्निशन जो होगी वो किस तरीके से होनी है, वो उसकी जो जर्नल एंट्री बन जाती है वो बन जाती है राइट ऑफ यूज़ एसेट। आप एज अ बैलेंसिंग अमाउंट निकालेंगे। आपको हो सकता है बैंक में कोई पैसे मिल जाएं, इंसेंटिव मिल जाए, किसकी तरफ से? लेसर की तरफ से। आपने कोई डाउन पेमेंट की हो बैंक में, इन एडवांस पेमेंट की हो, वो क्रेडिट हो जाएगी। आपकी बाकी कोई पेमेंट IDC से रिलेटेड हो, वो क्रेडिट हो जाएगी। आपकी लीज़ की लायबिलिटी क्रेडिट हो जाएगी, और आपकी प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग भी क्या होगी? क्रेडिट होगी। ये 4-5 चीज़ें आपकी लाजमी तौर पर क्या होनी है? लाजमी से मुराद है जो सी चीज़ क्वेश्चन के अंदर आ रही होगी वो लेनी है। कभी सारी भी हो सकती हैं, कभी 2 हो सकती हैं, कभी 3 हो सकती हैं। इसको आप थोड़ा सा एक डिफरेंट अंदाज में भी कह सकते हैं कि आप राइट ऑफ यूज़ एसेट डेबिट करें। कोई बैंक के अंदर पैसे आ गए इंसेंटिव के, वो डेबिट करें। आप डाउन पेमेंट क्रेडिट ना करें, आप बैंक क्रेडिट कर रहे हो IDC के लिए या कैश क्रेडिट कर रहे हो, आप लीज़ लायबिलिटी कर दें, मुकम्मल तौर पर कर दें। ठीक, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज लायबिलिटी निकाली और वो कर दी आपने, और प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कर दी। ये करने के बाद आप एडवांस पेमेंट जो की है आपने, वो लीज लायबिलिटी डेबिट और बैंक क्रेडिट कर दिया। तो इस तरीके से भी हो सकता है कि 2 एंट्रीज के ज़रिए कर दिया जाए, और अगर एडवांस में पेमेंट हो जाए, स्टार्ट में ही हो जाए, तो इस तरीके से भी किया जा सकता है कि डाउन पेमेंट अलग कर दें और बाकी की लीज लायबिलिटी अलग कर दें। डन। तो ये वाली जो आपकी एंट्री है, ये पूरी की पूरी पैरा 24 में लिखी हुई है। फुल फ्लेज एंट्री पैरा 24 में लिखी हुई है, जिसका हमें पता भी नहीं है कि एंट्री कहाँ पर लिखी हुई है। अगर हम भूल जाते हैं या कोई चीज़ एग्जैक्टली चेक करनी है कि यार मैं गलत तो नहीं ले रहा, तो वो आप आराम से पैरा 24 ओपन करें और जाएं उसके अंदर, तो आपको एंट्री मिल जाएगी। जनाब ये वाली एंट्री है। एट द कमेंसमेंट डेट लेसी शैल मय्यत द राइट ऑफ यूज एसेट एट कॉस्ट, और कॉस्ट ऑफ राइट ऑफ यूज एसेट शैल कंप्राइज, इस चीज़ के ऊपर मुश्तमिल होगी। पहली चीज़, अमाउंट ऑफ द इनिशियल मेजरमेंट ऑफ लीज लायबिलिटी। लीज लायबिलिटी नंबर 1,
एज डिस्क्राइब्ड इन पैरा फलाना, एनी लीज पेमेंट मेड एट और बिफोर द कमेंसमेंट डेट लेस एनी लीज इंसेंटिव। लीज इंसेंटिव डाउन पेमेंट में से लेस कर दो या लीज इंसेंटिव ऐड कर दो, एक ही बात है, डेबिट कर दो। IDC इनकर्ड बाय द लेसी। चौथी चीज एस्टीमेट ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट। ये वाली 4 चीज़ें वही एंट्री बना कर लिख दी है मैंने। सारी चीज़ें क्या कहाँ पर मौजूद हैं, स्टैंडर्ड में हमारे मौजूद हैं। वापस आ जाएं दुनिया में। अच्छा जी, अब डेप्रीसिएशन आपने करनी है किसकी, राइट ऑफ यूज एसेट की। तो उसका ताल्लुक क्या है, उसका रूल क्या है, शॉर्टर ऑफ यूजफुल लाइफ या फिर लीज टर्म। शॉर्टर ऑफ यूजफुल लाइफ या लीज टर्म। अगर ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है तो तब ओवर द यूजफुल लाइफ। अगर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही तो क्या है जी, शॉर्टर ऑफ यूजफुल लाइफ एंड लीज टर्म। और अगर ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है तो फिर यूजफुल लाइफ ही लेंगे, क्योंकि अब एसेट हमारे पास ही रहना है सारी ज़िंदगी। ये भी एक ही पैरा है, उसी के अंदर क्या है, इसकी एंट्री है पैराग्राफ नंबर 32 के अंदर। क्या लिखता है जी पैरा 32 में, इफ द लीज transfers ownership of the underlying asset to the lessee by the end of the lease term, or if the cost of the right of use asset reflect that the lessee will exercise a purchase option। अगर lessee के पास purchase option है और वो आप ये समझ रहे हैं कि वो exercise हो जाएगी, या फिर at the end of lease term ownership transfer हो जाएगी, तो दोनों में एक ही तरीकाकार बन रहा है कि ownership क्या हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। लेकिन परचेज ऑप्शन के अंदर कि वो एक्सरसाइज तब करेगा जब उसको सस्ते में चीज़ मिल रही होगी, मार्केट वैल्यू उसकी 100 है और आपको लस्सी को वही चीज़ 30 में मिल रही होगी, तो डेफिनेटली वो क्या कर लेगा, एक्सरसाइज कर लेगा। द लस्सी शैल डेप्रिशिएट द राइट ऑफ यूज एसेट फ्रॉम द कमेंसमेंट डेट टू द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ। अगर ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है तो, या परचेज ऑप्शन है तो, ऑफ द अंडरलाइंग एसेट। अदरवाइज मीन्स ट्रांसफर नहीं हो रही, lessee shall depreciate the right of use asset from the commencement date to the earlier of the end of useful life or the end of the lease term। तो क्या हो गया, अर्लियर का मतलब शॉर्टर। तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, फार्मूला डायरेक्टली स्टैंडर्ड के अंदर अवेलेबल है, और 12 दफा पेपर के प्रेशर में, मैं ये नहीं कह रहा कि आप भूल जाते हैं, पेपर के प्रेशर में हम गलत तरफ चले जाते हैं, और जब दिमाग वहां पर 2 मिनट 3 मिनट खाम खाम में सोचने से बेहतर है क्या कर लो, किताब खोल के फौरी तौर पर देख लो। ये मैं सबकी बात नहीं कर रहा, ये मैं अपने जैसे बच्चों की बात कर रहा हूँ जो ज़रा भूल जाते हैं। मैं भूल जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार बच्चे भी शायद भूल जाते होंगे, नालायक सा मैं बंदा हूँ, ठीक है ना। अच्छा जी, तो ये पैरा 32 मैं बस इस वक्त इस लेवल पर आप लोगों की हेल्प कर सकता हूँ कि जहाँ आप अगर भूल जाते हैं, अगर आप उन लोगों में से हैं कि आप भूल जाते हैं, तो यहाँ पर आराम से जाके हाईलाइट कर लें। रूल वही है जो आपने सारी ज़िंदगी पढ़ा है, जो याद कर कर के आप थक जाते हैं, रूल वही है, जस्ट पढ़ना आना चाहिए वो रूल लिखा क्या हुआ है और कैसे लिखा हुआ है। इसी वजह से मैं साथ साथ डिस्कस किए जा रहा हूँ, अदरवाइज मुझे इसको डिस्कस करने के बाद उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। एंट्री डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट हो जाएगी। इंक्रीज द कैरिंग अमाउंट टू रिफ्लेक्ट द इंटरेस्ट ऑन द लीज लायबिलिटी। बेटा जी लीज लायबिलिटी की 2 एंट्रीज हैं, क्या है, जेन्युइनली लीज लायबिलिटी का अकाउंट आपने एंट्री पास की, राइट ऑफ यूज एसेट लीज लायबिलिटी क्रेडिट, पहली एंट्री। अगली एंट्री है इसके अंदर
इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट लीज लायबिलिटी क्रेडिट। और तीसरी एंट्री है लीज लायबिलिटी और बैंक क्रेडिट। ये है आपका रेंटल। ठीक, आपका चाहे एरियर हो चाहे एडवांस ये ऐसी एंट्री होनी है। आई डोंट नो, हो सकता है आपने एक मिक्स एंट्री पढ़ी हो, देयर आर चांसेस कि आपने मिक्स एंट्री पढ़ी हो। वो एरियर के केस में तो ठीक फिट इन हो जाएगी, लेकिन एडवांस के केस के अंदर वो फिट इन नहीं होगी। और अगर आप इंटरेस्ट पेबल का लफ्ज यूज कर रहे हैं ना, तो ये गलत हो जाएगा, स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं होगा। इंटरेस्ट पेबल का तो लफ्ज तो नहीं यूज कर रहे आप। इंटरेस्ट एक्सपेंस की एंट्री क्या पास करते हैं, एडवांस के अंदर क्या करते हैं, लीज लायबिलिटी क्रेडिट कर रहे हैं ना, बस फिर ठीक है, बस फिर ओके। फाइनेंस कॉस्ट या इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और लीज लायबिलिटी के अंदर ही जाना है, कहीं और नहीं लेके जाना, एज पर द स्टैंडर्ड। तो दो एंट्रीज आपकी होंगी, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट, और लीज लायबिलिटी डेबिट और बैंक क्रेडिट। अगर आपका हो केस एरियर का, तो ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी साल के एंड पर, दोनों एंट्रीज हो जाएंगी साल के एंड पर, ये एरियर का केस। और अगर एडवांस का केस होगा तो ये वाली एंट्री होगी 31 दिसंबर ईयर 1 पे, और ये वाली दूसरी एंट्री होगी 1 जनवरी ईयर 2 के ऊपर। बस इतना सा फर्क है। क्या है? इतना सा फर्क है जर्नल एंट्री के अंदर डेट्स का, एंड नथिंग एल्स। आपकी एंट्री वही होंगी, आपकी एंट्री चेंज नहीं होनी है। पैरा कौन सा कह रहा है? पैरा 36 कह रहा है, ये बता रहा है कि जनाब इज्जत माप पैरा 36 फॉलो कर लें, एंट्री वहां पर लिखी हुई है। After the commencement date, lessee shall measure the lease liability by increasing the carrying amount to reflect the interest on the lease liability, reduce the carrying amount to reflect the lease payment made, rental। ये एंट्रीज मैंने बनाई हुई हैं। राइट ऑफ यूज की आई, इंटरेस्ट एक्सपेंस 7 से आया, रेंटल 27 से गया, CDSC आ जाएगा। ठीक है जी, इसको ऐसे ज़रूर किया जा सकता था एक ज़माने में, अब भी कर सकते हैं एरियर के केस में, एडवांस के केस में नहीं करना, क्योंकि एरियर के केस में के अंदर फौरी तौर पे पेमेंट हो जानी है, दोनों चीज़ें सेम डेट के ऊपर चलनी है। एडवांस के केस में दोनों चीज़ें सेम डेट में नहीं चलनी है जी। फिर मसला ये है कि जी जनाब दरमियान में एक ईयर आ रहा है ना, फिर ये वाली एंट्री अगले साल में जाके होगी। CD के अंदर क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट शामिल हो जाएगा, CD के अंदर इंटरेस्ट शामिल हो जाएगा। आगे बढ़ें जी। एक चीज है वेरिएबल लीज पेमेंट्स, पैरा 28 है। अगर कोई वेरिएशन आ जाती है, चेंजेस आ जाती हैं थोड़ी बहुत, दैट हैव नॉट बीन इंक्लूडेड इनिशियली, तो फिर उसकी एंट्री आप सीधे सीधा सा एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट कर देंगे और बैंक क्रेडिट कर देंगे। कोई पेनल्टी पड़ जाती है, हो सकता है ना, क्या डिफॉल्ट की, भाई पेनल्टी डिफॉल्ट की कोई पेमेंट हो जाती है, तो वो तो पहले से शामिल नहीं है, चुप करके उसे एक्सपेंस डेबिट करो और कैश या बैंक क्रेडिट कर दो, डन। तो ये डिफॉल्ट की पेमेंट है, ये पेनल्टी वगैरह की पेमेंट है। तो ये आपकी सादी लीज क्या हो गई, चंद एंट्रीज उसकी खत्म हो गई। एक्सट्रैक्ट्स की बात अभी मैंने नहीं की है, एंट्रीज के पर्सपेक्टिव में मैंने अभी बात की है। इसमें IDC की बात अगर की जाए तो IDC किधर लिखी जाएगी? कैपिटलाइज हो जाएगी, एड अप हो जाएगी। लीज के अंदर, लेसी के अंदर दूसरी होती है जी शॉर्ट टर्म लीज या लो वैल्यू आइटम्स। शॉर्ट टर्म लीज या लो वैल्यू आइटम, बस इसकी दो एंट्रीज होती हैं और वो सादी सी एंट्रीज होती हैं जो आपने बचपन में पढ़ी थी।
जो आपने बचपन में पढ़ी थी, वो क्या पढ़ी थी? इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में पढ़ी हुई है। कब पढ़ी थी? इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में, R2 में तो पढ़ी हुई है। आपने अब देना है रेंट। क्या देना है? आपका रेंट पेएबल का अकाउंट बनेगा। एक एंट्री होगी रेंट एक्सपेंस डेबिट, रेंट पेएबल क्रेडिट, और दूसरी एंट्री होगी रेंट पेएबल डेबिट और बैंक क्रेडिट, CD। अगर तो आ गया जनाब आपका एक्सपेंस ज़्यादा पेमेंट कम, तो CD बन जाएगा यहां पर। और अगर BD 0 है, रेंट एक्सपेंस कम आ गया और पेमेंट ज़्यादा हो रही है, तो फिर आपका आ जाएगा CD यहां पर। इट डिपेंड्स, ये प्रीपेड एक हिसाब से कहला देगा, ये पेएबल कहला देगा। ठीक है जी, ये एक हिसाब से प्रीपेड रेंट कहलाएगा, और ये अनअर्न्ड नहीं बेटा, अनअर्न्ड नहीं, पेएबल। अनअर्न्ड तो लेसर के हिसाब से होगा। क्या है? लेसर की ऑपरेटिंग लीज के हिसाब से होगा। चलना दोनों ने एक ही लॉजिक के ऊपर है, चलना दोनों ने एक ही लॉजिक के ऊपर है। ये CD आ गया, ये आपका पेएबल आ गया। ये लेसी की कहानी है। क्या है? लेसी की कहानी। कौन सी चीज की? शॉर्ट टर्म लीज या लो वैल्यू आइटम लीज। करते कैसे हैं? हमें रेंटल्स मिलते हैं, रेंटल नंबर 1 2 3 4, 4 रेंटल ऐसे 15 17 25 और 20, 4 रेंटल्स हैं। आप टोटल लगाएंगे इसका 25 × 10 45 77, और ये पर रेंटल निकालना है। क्या करना है? पर रेंटल निकालना है। ईयर्स के बेसिस पे नहीं निकालना, नंबर ऑफ रेंटल्स की बेसिस के ऊपर कैलकुलेशन होनी है। अब इसको आप 77 डिवाइड बाय 4 रेंटल करेंगे, कितना? 19.25। राउंड ऑफ नहीं हो सकता किसी तरह से? इसको अगर मैं चलें 30 कर देता हूं, तो अब मेरा ख्याल है राउंड ऑफ हो जाएगा। ये पूरा 90 हो गया। 90 तकसीम 4 करेंगे तो फिर तो कोई राउंड ऑफ हो जाएगा हमें। कितना हो गया जी? 22.5। चलो 23 कर देते हैं हम। अब भी नहीं हुआ मेहनत की थी नहीं, अब मैं मजीद बार बार नहीं मेहनत करनी। अब आपकी एंट्री हो जाएगी जनाब 23 से एक्सपेंस बुक करना है ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस, और ये पेमेंट्स करनी है। तो 23 आपका आ जाएगा रेंट एक्सपेंस डेबिट और रेंट पेएबल क्रेडिट, और दूसरी एंट्री रेंट पेएबल डेबिट और बैंक क्रेडिट 15 से। ठीक, अब ये आपका समझ लें, हम कहते हैं कि सेमी एनुअली इंस्टॉलमेंट है। क्या जी? सेमी एनुअली है, 1 साल के अंदर 2 इंस्टॉलमेंट, टोटल 2 साल में 4 इंस्टॉलमेंट है। तो फिर क्या होगा? एक और एंट्री पास करेंगे, रेंट एक्सपेंस डेबिट रेंट पेएबल क्रेडिट 23 और रेंट पेएबल डेबिट और बैंक क्रेडिट कितनी? 30। अब चेक कर लेंगे आपका CD फाल किधर कर रहा है, इधर या इधर? इधर आ जाएगा। 1 का CD आ गया। ठीक, अगर 2 साल, अगर एक ही इंस्टॉलमेंट होती, एनुअली ये 4 साल कर रहे होते, क्योंकि लो वैल्यू है। क्या हो सकती है? ये लो वैल्यू हो सकती है। लो वैल्यू 4 साल के ऊपर भी जा सकती है। शॉर्ट टर्म लीज उसके लिए चाहिए साल 1.5 साल के अंदर अंदर, साल के अंदर अंदर कहानी हो। तो अगर हम इसको लो वैल्यू कंसिडर करें और पूरे साल की एक इंस्टॉलमेंट कंसिडर करें, तो फिर क्या होगा? फिर CD आपका बन जाएगा पहले साल का 8, इधर ओपनिंग 8 आ जाएगा। रेंट एक्सपेंस 23 का, रेंट पेएबल डेबिट और बैंक क्रेडिट कितने से?
30 से, फिर आपका CD आ जाएगा जनाब 1 का, एंड सो ऑन, इसी तरीके से सिलसिला चलता रहेगा। अब आप प्रेजेंट कर देंगे, चूंकि CD इधर बन रहा है तो लायबिलिटी साइड पे प्रेजेंट कर देंगे। CD इधर बन जाता तो फिर एसेट साइड पे प्रेजेंटेशन कर देनी थी आपने। चलती एक ही अंदाज से, लो वैल्यू एसेट हो, शॉर्ट टर्म लीज हो, ऑपरेटिंग लीज लेसर के केस में हो, ऑपरेटिंग लीज लेसर के केस में हो। अगर यही क्वेश्चन होता, यही रेंटल्स होते और कहा जाता कि जनाब ऑपरेटिंग लीज है लेसर की, हो सकती है कि नहीं हो सकती? हो सकती है ना, दोनों के लिए। तो फिर इसके लिए होगा रेंट रसीवेबल का अकाउंट, और इसकी एंट्रीज होंगी रेंट रसीवेबल डेबिट और इनकम क्रेडिट और बैंक डेबिट रेंट रसीवेबल क्रेडिट। इसके लिए बनेगी रेंट रसीवेबल 23 के साथ डेबिट और बैंक में 15 की रेंट आई, इसका CD रसीवेबल का आ जाएगा 8 का, उसका पेबल आ रहा है, इसका रसीवेबल आ जाएगा। फिर BD आ जाएगा इसका 8 का, फिर से वही वाली एंट्री रेंट रसीवेबल डेबिट और इनकम क्रेडिट 23 से और बैंक डेबिट रसीवेबल क्रेडिट 30 से, और क्या बन जाएगा? CD 1 का बन जाएगा। तो ऑपरेटिंग लीज हो, उसने भी स्ट्रेट लाइन चलना है। लो वैल्यू एसेट की लेसी की बात हो, उसने भी स्ट्रेट लाइन चलना है। शॉर्ट टर्म लीज हो, उसने भी स्ट्रेट लाइन चलना। तरीकाकार सेम है, वर्किंग सेम है, फर्क कहां पे आना है? एंट्रीज में फर्क आना है। सोच दिमाग में चेंज लेकर आनी है, उधर रिसीवेबल इधर पेबल की कहानी। डन हो गया बच्चों? तो शॉर्ट टर्म लीज आइदर ऑन अ स्ट्रेट लाइन बेसिस या फिर लीज टर्म और अनदर सिस्टमैटिक बेसिस जो कि ज़्यादा रिप्रेजेंटेबल हो तो फिर अलग कहानी है, अदरवाइज शॉर्ट टर्म लीज ऐसे ही आ जाएगी। अब आ जाते हैं हम लेसर की काउंटिंग के ऊपर। इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ फाइनेंस लीज बाय लेसर, ये कैसे लिखी जाएगी? अब हमने एक प्लांट या कोई भी एसेट खरीदना है, पहले नंबर पे प्लांट डेबिट और बैंक क्रेडिट होगा पहले नंबर पे, फिर हम रेंट पर देंगे, लीज पर देंगे, और जब लीज पर देते हैं तो उसको या तो नेट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं या लीज रिसीवेबल बोलते हैं। इन दो अल्फाज से मुखातब किया जाता है। अब रिसीवेबल की कहानी आ गई, फाइनेंस लीज है, ठीक। 5 कंडीशंस कौन कौन सी हैं बेटा? 5 में से कोई एक पूरी हो जाएगी तो अच्छा, नंबर 1 परचेज प्राइस, ओनरशिप बताई गई हो, ऑनरशिप बताई गई हो, सब्सटेंशियल लीज टर्म कवर करे यूजफुल लाइफ, ठीक है, यूजफुल लाइफ का 90% और रेंटल्स वाला था कि इसमें 75% वाला कवर हो रहा हो, प्रेजेंट नहीं था, और एक था कि सिग्निफिकेंट कैसे एसेट हो, सिग्निफिकेंट मतलब कि उसकी कोई ऐसी। अब आप ये सोचें, आपको इन रूटीन पढ़ने की आदत है लीज, और अगर आपको जस्ट ये थ्योरेटिकली कह दिया जाए ना कि बेटा जी क्या करें, लिख दें, आप सही नहीं लिख पाएंगे। 5 मुफ्त के मार्क्स क्या करेंगे? लूज करेंगे, और 5 में से शायद 2 अढ़ाई मुश्किल से ले पाएंगे, स्टैंडर्ड से देख के लिखेंगे। अब वहां पर स्टैंडर्ड में कोई 90% का कोई जिक्र नहीं है, 75 का कोई जिक्र नहीं है। ये हम टीचर्स अज्यूम करके कहते हैं यार इसका मतलब तकरीबन ये बनता है, मोर और लेस। स्टैंडर्ड में ऐसी कोई बात नहीं लिखी है ना जी। मैं भी यही 90% की बात करता हूँ, ये नहीं कि मैं कोई और बात करता हूँ कि स्टैंडर्ड में लिखी थी मैंने बात नहीं करनी। मैं भी यही बात करता हूँ भाई, मैं भी टीचर ही हूँ, मैं भी 75% की बात करता हूँ। लेकिन
जब आपको लिखने के लिए दे दिया जाएगा या आप भूले हुए हैं, जैसे अभी भी भूला हुआ है, 5वीं कंडीशन गलत बता रहा है बच्चा, ठीक है, तो शायद तकरीबन सही बता रहा हो, तो आप क्या करेंगे, 2 पैराज हैं। IAS 38 में भी एक पैरा है जो बहुत क्रूशल है, और इसी तरह से फाइनेंस लीज में भी एक बहुत क्रूशल पैरा है। एक में 63 पैरा है, एक में 58 पैरा है। IAS 38 में भी 5 कंडीशंस हैं, और IFRS 16 में भी 5 कंडीशंस हैं। तो आप स्टैंडर्ड खोलेंगे और स्टैंडर्ड को कहेंगे जनाब आ जाओ जनाब, और बिलीव मी जितने पिछले क्वेश्चंस आए हैं ना मुश्किल से, वो सारे देख के चीजें कंफर्म करते थे। मसला यह है बच्चों को यही नहीं पता कि कौन सी चीज कहां पर लिखी हुई है। आप जितने मर्जी बुलेट्स लगा के अनसर्कल कर लें, अगर आपने पहले से पढ़ा नहीं ना हुआ तो आप सही तरीके से जल्दी नहीं ढूंढ सकते। यू शुड नो कि पढ़ना कैसे है, स्टैंडर्ड को, चीज को ढूंढना कैसे है, और कौन सी चीज कहां पर लिखी हुई है। मैंने कहा मैं जुबानी, मुझे याद हो गए हैं, पैरा नंबर याद हो गए हैं, एग्जैक्ट नहीं याद है कि यार 63 था या 57 था, लेकिन ये पता है इसके नजदीक था। 2 स्टैंडर्ड्स हैं, मुझे इतनी जरूरत नहीं है कि मैं रट्टा लगाऊं कि यार ये पैरा नंबर यही वाला है। नहीं, आपको जरूरत है, ना ही आपको जरूरत है कि यार पैरा नंबर यही वाला है। आपको करीब की जरूरत है। और अगर आप स्टिकी नोट टाइप की चीज लगा लें, स्टिकी नोट मींस वो एक छोटा सा होता है जिससे आप ओपन कर सकते हैं, लिखना नहीं है उसके ऊपर, तो आपका दस्ती क्या निकलेगा, वही पेज निकलेगा। कितने स्टैंडर्ड हैं? 5-6 FAR1 के लेवल के स्टैंडर्ड्स, जिनमें से कोई ना कोई चीज आपको पूछी जा सकती है स्टिल, और 5-6 आपके अपने हैं। कोई 10 स्टिकी नोट्स बनने हैं, 12 बन जाएंगे। ले जी, लेसर शुरू हुआ, 63 वाला था। 5 कंडीशन यहां पे लिखी हुई हैं और 2 कंडीशन यहां पे लिखी हुई हैं। टोटल 7 कंडीशंस। ऊपर वाली पूरी ना हो तो यहां पर भी देखना है कि इनमें से किसी तरीके से बन जाए। सबसे ज्यादा ट्रिगर होता है आपका C और D। अब मैं भी लिखे नहीं खई 75% से 90% ही, लेकिन स्टैंडर्ड की लैंग्वेज में देखें तो नहीं है। द लीज टर्म इज फॉर द मेजर पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द अंडरलाइंग एसेट। इंग्लिश में लिखोगे तो ये लिखोगे। अब ये वाली चीज हमें याद भी नहीं है, मेजर पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक लाइफ। क्वेश्चन के अंदर ऐसा भी हुआ कि आपको इकोनॉमिक लाइफ भी दे दी, यूजफुल लाइफ भी दे दी। अब लेनी कौन सी है? इकोनॉमिक लाइफ लेनी है, फुल जिंदगी की, जो इसकी जिंदगी है। इंसेप्शन डेट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट अमाउंट्स टू एट लीस्ट सब्सटेंशियल टू द फेयर वैल्यू। अब आप अगर 90% अल्फाज लिखेंगे, 75% अल्फाज लिखेंगे ना, तो एग्जामिनर मारेगा। और आपको भी पता है एग्जामिनर अब वो वाला नहीं रहा कि उसने सारे क्वेश्चंस आपको मैथमेटिकली देने हैं। वो वही वाला क्वेश्चन होता है, वही वाली चीज होता है, वही वाला टॉपिक होता है। उसको क्या कहता है, चलो आओ खेल के बताओ, इंग्लिश में लिख के बताओ, एक्सप्लेन करो, डिस्कस करो। जब एक्सप्लेन और डिस्कशन की कहानी आ जाएगी ना, तब आप अगर ये अल्फाज लिखेंगे ना 70 और 90 का, तो क्या बोलेगा, इस बच्चे को नहीं आता। वो ये बोलेगा, वो ये कौन सी 75 और 90 चीज आ गई है, क्योंकि ये तो हमने एस्टिमेशन बनाई हुई है ना। ये तो क्या किया हुआ है, हमने एस्टिमेशन बनाई हुई है कि यार सब्सटेंशियल का मतलब है तकरीबन सारा। मेजर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ के अंदर हमने एस्टिमेशन लगाया हुआ है। हालांकि 75 क्या, ये मेजर पार्ट आपका 85% भी कंसिडर किया जा सकता था। मेजर पार्ट क्या 75% से 1% कम होगा? नहीं लेंगे हम मेजर पार्ट, ले लेंगे फिर भी यार, 74% भी होगा तो ले लेंगे।
कोई सख्ती नहीं है, इस चीज को देखना है। मेजर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द अंडरलाइंग एसेट, इवन इफ टाइटल इज नॉट ट्रांसफर्ड, टाइटल ट्रांसफर ना हो रहा तभी मेजरली हम इस्तेमाल कर रहे हैं। टाइटल ट्रांसफर हो रहा था फिर तो कहानी मुक गई ना, ठीक है। चाहे 2 साल का हो, मेजर पार्ट ना भी हो, टाइटल ट्रांसफर हो जाना है, ट्रांसफर ओनरशिप है तो फिर तो कहानी खत्म हो गई, चाहे 2 साल की लीज है। तो बाज़-औक़ात ये चीज नहीं ट्रिगर कर रही होती। बाज़-औक़ात क्वेश्चन ऐसे लग रहा था ऑपरेटिंग लीज है, क्या लग रहा होता है, ऑपरेटिंग लीज है, और इनमें से किसी कंडीशन पे पूरा उतरता है, और होती कौन सी लीज है, फाइनेंस लीज। ऐसा क्वेश्चन पूछ चुका हुआ है। दिखने में ऑपरेटिंग लीज लगता है, रेंटल उस तरीके से डिक्रीज हो रहे हैं या इंक्रीज हो रहे हैं जब हम रूटीन में देखते हैं। लेसर के लिए ऑपरेटिंग लीज, लेसी के लिए फाइनेंस लीज, दैट इज पॉसिबल। हर एक को अपने अपने अंदाज से चलाना है। तो काइंडली आपकी मेहरबानी होगी कि स्टैंडर्ड को थोड़ा सा क्या कर लें, अपने लिए गो थ्रू कर लें। इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ फाइनेंस लीज बाय मैन्युफैक्चरर और डीलर क्या होगा। मैन्युफैक्चरर और डीलर के अंदर 2 एंट्रीज आनी है, एक सेल की और एक उसकी कॉस्ट ऑफ सेल्स की। चाहे आप दोनों को अलग-अलग करके लिख दो, चाहे आप दोनों को इकट्ठा करके कंबाइन करके लिख दो। वही वाली एंट्री जो बचपन में पढ़ी थी, डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट, परपेचुअल सिस्टम की 2 एंट्रीज, वही वाली एंट्रीज हैं, बस नाम चेंज हो रहा है। डेटर की जगह क्या लफ्ज आ रहा है, नेट इन्वेस्टमेंट या लीज रिसीवेबल। क्रेडिट सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब इसके ऊपर इस पैरे के अंदर से निकाल के चीजें निकाल रहा है वो, एक पैरे के अंदर चीजें बयान हुई हैं। और पिछली 2-3 अटेम्प्ट्स में जब भी उसने पूछा है, इस पैरे में से चीजों को क्या किया है, उसने अप्लाई करवाया है, जो कि पुराने क्वेश्चन में ऑटम 21 से पुराने क्वेश्चन जो है उनमें नहीं था। वहां पे तो थे मैन्युफैक्चर डीलर, इतने आसान से हलवा करके ये गया वो गया, कहानी खत्म। अब वो इस पैरा को अप्लाई करवा रहा है। पैरा में है क्या, 2 चीजें हैं, 2 चीजें बयान की गई हैं कि कॉस्ट ऑफ सेल्स बनानी है तो कैसे बनानी है, और रेवेन्यू लिखना है तो कैसे लिखना है। ये 2 चीजें हैं। इन 2 चीजों के ऊपर स्टैंडर्ड ने डायरेक्टली बताया हुआ है कि यार ये 2 चीजें करनी है। बैलेंसिंग आएगा ऊपर, क्या आएगा, बैलेंसिंग ऊपर जाएगा। असल में सेल करनी है तो सेल का लिंक किसके साथ है, कॉस्ट ऑफ सेल करनी है तो उसका लिंक इसके साथ है। ठीक, दोनों को इकट्ठा भी किया जा सकता है, दोनों को कंबाइन कर दें। अब ये वाली चीज के रेवेन्यू किस तरह से लिखा जाना है, ये पूरे का पूरा स्टैंडर्ड में पैरा 71 में बताया हुआ है कि भाई जनाब ये वाला लिखना है आपने, और रेट शेट की सारी कहानियां यहां पर बताई हुई हैं। एट द कमेंसमेंट डेट मैन्युफैक्चरर डीलर शैल रिकॉग्नाइज द फॉलोइंग फॉर ईच ऑफ इट्स फाइनेंस लीज। हर एक के लिए, हर फाइनेंस लीज के ऊपर वो ये वाले काम करेगा, रेवेन्यू लिखेगा, फेयर वैल्यू ऑफ द अंडरलाइंग एसेट, और इफ लॉयर, अगर फेयर वैल्यू लोअर है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट, मींस दोनों में से लोअर आ जाएगा, लोअर ऑफ फेयर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट, दोनों में से लोअर आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स इज बीइंग द कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट इफ डिफरेंट। ये क्यों लिखा है जी, क्या ऐसा पॉसिबल है जनाब कि इन्वेंट्री उठाकर बेच दी जाए? क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि जनाब पहले उसको यूज करना शुरू कर दिया है, बाद में उसको बेच दी है? गाड़ी वाले गाड़ी बेचते हैं, कार बेचते हैं, कार उठाकर दे दी थी अपने एम्प्लॉय को, यूज शुरू हो गई, पीपी में चला गया, डेप्रीसिएशन में चला गया, ठीक, कैरिंग अमाउंट आएगी,
अब वहां से उठाकर किसके ऊपर दे दी, सेल कर दी, किसके ऊपर, लीज के ऊपर। तो अब कैरिंग अमाउंट इफ डिफरेंट, अब इस चीज के ऊपर अभी तक पेपर नहीं बना। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में से उठा के लेकर जाओ प्रॉफिट एंड लॉस में, कॉस्ट बुक करो। कल को ये वाली चीज अभी तक टेस्ट नहीं हुई, उठाएगा और कहानी बनाकर इसके ऊपर बनाकर दे देगा, और हम फिर भी परेशान होंगे, और हमने फिर भी खोल कर नहीं देखना स्टैंडर्ड में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि हमने तो पढ़ा ही नहीं है स्टैंडर्ड। हमने तो पैरा पढ़ने की जहमत ही गौरा नहीं की है। स्टैंडर्ड के अंदर से वो चीज भी मिलेगी आपको जो अभी नहीं पढ़ी हुई या नहीं पढ़ाई गई हुई, एंड आई एम डैम श्योर ये नहीं पढ़ाई गई होगी, इस चीज की बात नहीं की गई होगी। ठीक, पॉसिबिलिटी ही बंदे के ज़हन में हो ना, या बंदे ने खुद ही पढ़ा हो यार कि ये वाला पैरा है, ये कौन सी चीज कहां पर लिखी है, सिर्फ ये आप लोग सर्च कर लें तो ही पेपर में आ जाएगी ना नई चीज, तो आप डील कर जाएंगे। इतना दिमाग काम करेगा कि पढ़ के यार अच्छा ये सिचुएशन के अंदर फिटिंग ये चीज हो रही है। ऑफ द अंडरलाइंग एसेट लेस द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनग्रांटेड रेजिडुअल वैल्यू, ये फार्मूला तक दे दिया। कॉस्ट में से लेस कर दो अनग्रांटेड रेजिडुअल वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू। फार्मूले दो चीजें मौजूद हों तो बाकी कोई मसला रह जाता है कि फार्मूला बाकी का ना बने, कोई मसला नहीं रहता। इन्वेंट्री ने आउट होना ही कॉस्ट के ऊपर ही है, या इन्वेंट्री क्रेडिट हो जाएगी या पीपीई क्रेडिट हो जाएगा। इधर कॉस्ट आया है, इसके अगेंस्ट अगर इन्वेंट्री नहीं आ रही तो क्या आ रहा है, आ जाएगा पीपीई आ जाएगा, उसकी बुक वैल्यू आ जाएगी। बात समझ लग गई होगी आपको, आई बिलीव इट सो। तो कल को एग्जामिनर उठाएगा उस पैरे को, ट्विस्ट कर देगा हल्का सा, और हम वहीं पर क्या हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। तो ट्विस्ट कर भी दे तो आपको परेशान नहीं होना, इन्वेंट्री की जगह पे क्या आ जाएगा, पीपीई आ जाएगा वहां पे। ठीक, इधर कॉस्ट आ जाएगी उसकी, कैरिंग अमाउंट माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूजीआरवी। उसने ये लिखा ना, बीइंग द कॉस्ट और कैरिंग वैल्यू, तो कैरिंग वैल्यू में से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूजीआरवी लेस कर दोगे, बस इतनी सी कहानी करनी। इधर कॉस्ट लिखा हुआ है, उधर कैरिंग वैल्यू आ जाएगी। एंट्री चेंज, सिनेरियो चेंज, हम वहीं पे डूब गए कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं हुआ, डूब गए, मर गए, टीचर ने पढ़ाया नहीं, हमने पढ़ा नहीं है। कॉस्ट माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूजीआरवी, ये भी स्टैंडर्ड ने बताया है, ये भी स्टैंडर्ड ने बताया है, बाकी की चीजें पूरी हो जाएंगी। ये कॉस्ट इधर जाके हिट कर रही है, ये प्रेजेंट वैल्यू इधर जाके ऐड हो रही है, और एंट्री बैलेंस हो जाती है। और जब चीज थोड़ी सी ये चीज आ रही होगी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूजीआरवी जब आ रही होगी क्वेश्चन के अंदर, तो दोनों को इकट्ठा एंट्री को पास करना पड़ेगा। जब नहीं आ रही होगी तो ना इधर है ना इधर है, दोनों एंट्रीज को अलग-अलग भी कर सकते हो। तो आधी एंट्री तो मौजूद है, ये दोनों चीजें। आगे बढ़ें जी। सबसीक्वेंट मेजरमेंट, इंटरेस्ट अर्न्ड एंड कैश रिसीव्ड, बाद में क्या चीज होगी, एंट्री होगी नेट इन्वेस्टमेंट या लीज रिसीवेबल डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, बैंक डेबिट और नेट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, बिल्कुल पैरेलल टू दिस एंट्री। ये वाली एंट्री किसकी है, लेसी की। लेसर के केस में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, रिसीवेबल की कहानी आ जाएगी, लीज रिसीवेबल आ जाएगा। अब एंट्रीज वही हैं, लीज रिसीवेबल डेबिट और इनकम क्रेडिट। जैसे ये क्रेडिटर हो, ये क्या हो, डेटर का अकाउंट हो, डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट, रिसीवेबल डेबिट इनकम क्रेडिट, और बैंक डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट। ये तो बचपन से पढ़ रहे हैं, कोई डिफरेंट अकाउंटिंग एक्चुअल में लीज की भी नहीं है। अगर हम सोचें तो वही वाली बचपन वाली एंट्रीज ही हैं, लॉजिक हल्की सी लॉजिक चेंज हो रही है बस, अदरवाइज और कोई चेंज नहीं है। क्या इंस्टॉलमेंट में चीजें नहीं बेच सकते, एक हिसाब से इंस्टॉलमेंट में चीज बेची हुई है,
उसका डेटर का अकाउंट है, नाम उसका लीज रिसीवेबल है या नेट इन्वेस्टमेंट है, बस बाकी की एंट्रीज वही हैं। लॉजिक भी यही है कि एडवांस की कहानी होगी तो 2 डेट्स के अंदर हो रही होगी ये, और अगर एरियर की होगी तो ये दोनों एक ही डेट पे हो रही होंगी एंट्रीज। ऑपरेटिंग लीज होगी तो वो मैं पहले से डिस्कस कर चुका हूं। इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज ये है इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज। हमें ये फार्मूला भूल जाता है, रेंटल अगर मिसिंग हो गए तो फार्मूला क्या था? लेकिन मुझे भूल जाता है, क्या है, मैं भूल जाता हूँ। मैं ये समझता हूँ यार ये वाला स्टूडेंट भी भूल जाता है। 2 साल पहले पढ़ा था, एक नया स्टूडेंट आ गया, साल पहले पढ़ा था, 6 महीने पहले पढ़ा था, दोबारा से नहीं पढ़ा, रूटीन में नहीं पढ़ा, आखिरी 2 महीने में बस पढ़ के पेपर दे रहे हैं। R2 के साथ दूसरे पेपर भी हैं, नहीं इसकी तैयारी अच्छी की गई और दरमियान में रेंटल आ गया। सिर्फ इतना सा पता होना चाहिए ये वाला पूरा लिखा कहाँ पे हुआ है, और ये पूरा फार्मूला स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है, पूरा का पूरा फार्मूला कहाँ पे लिखा हुआ है? कैन यू टेल मी? अब क्या कह रहे हैं, इनिशियल रिकॉग्निशन के बाद कहीं पर लिखा होगा, नहीं पता, डेफिनेशंस में लिखा हुआ है। कहाँ पे लिखा हुआ है? डेफिनेशंस में लिखा हुआ है। इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज की डेफिनेशन में एंड पर जाएंगे, IFRS के एंड पर डेफिनेशंस होती हैं। कहाँ पे होती हैं जी? एंड पर। ये लिखा हुआ है जी फार्मूला, interest rate implicit in the lease, the rate of interest that causes the present value of lease payment and the unguaranteed residual value to be equal to the sum of fair value of underlying asset and the IDC of the lessor। पूरा फार्मूला मौजूद है, भूल जाए टेंशन ही नहीं। सिर्फ ये दिमाग आधा सुकून में आ जाता है, यार आ जाएगा तो कर दूंगा, नहीं आएगा तो बाढ़ में जाए। सिर्फ ये पता हो कि फार्मूला आया कहां पे। पेपर ओपन बुक होने का मतलब क्या है? आपको चीजें पता हो कि कौन सी चीज कहां पर लिखी हुई है, अदरवाइज ओपन बुक का कोई फायदा नहीं है। MCQs में भी टकरे मारोगे जब पढ़ना ही नहीं आता, फलानी जगह पे कहीं पे होगा। तो पहले से जब तक नहीं पढ़ा होगा आपने तो फिर बिल्कुल वही वाला हाल होगा जो सीनियर्स बोलते हैं, जनाब स्टैंडर्ड का कोई फायदा नहीं होता। हम भी नहीं लेके गए थे, पहली दफा फेल हुए थे, अगली दफा पास हो गए थे। ठीक, तो अगर आप लेके गए होते तो शायद पहली दफा ही पास हो जाते। फिर अगली चीज, तमाम वो लोग कह रहे होंगे कि कोई फायदा नहीं है जिन्होंने फायदा उठाया ही नहीं हुआ। इस नालायक से चार्टर्ड अकाउंटेंट ने फायदा उठाया हुआ है। 20 मार्क्स का पेपर CA फाइनल के लेवल पर देख के किया हुआ है। कर वही सकता है देख के जिसको पता है कौन सी चीज कहां पर लिखी हुई है और कहां से ये पूछ लिया गया है, किस। अब अगर मैन्युफैक्चरर डीलर की बात आ जाएगी तो पैरा कौन सा खोलना है? 71 नंबर पैरा खोलेंगे, देखेंगे इसके अंदर कहानी क्या है और रिलेट करके कहानी कर देंगे। ठीक, मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन कंफर्मेशन देगा कि क्या करना है, कौन से रेट्स लेने हैं, कौन से रेट्स नहीं लेने, किसके लिए कौन सा रेट लेना है। हा पर नहीं, मर्जी है ਤੁਹਾਡੀ जनाब। IDC की कहानियां जो आप लोगों को तंग करती हैं, IDC ऑपरेटिंग लीज, ये पार्ट होगी PPE का, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का। पैरा 83 बोलता है, मैं नहीं पैरा नहीं खोल के बताऊंगा, बस पैरा बता रहा हूं। PPE डेबिट, कैश क्रेडिट, आपका जो रूटीन का PPE चल रहा होगा वो मौजूद होगा, ऑलरेडी डेप्रीशिएट हो रहा होगा, 3 साल गुजर चुके होंगे,
फिर एक लेसी को ऑपरेटिंग लीज देंगे, फिर भी आपने ये वाली एंट्री पास करनी है, पीपी डेबिट और कैश क्रेडिट, या आईडीसी पे किया आपने। अब ये वाला आईडीसी दरमियान में चलते 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 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का हिस्सा बना है, तो फिर क्या करो, जितनी लीज टर्म है उतने पे डिवाइड करके इसको प्रॉफिट एंड लॉस में भेजना है, इकट्ठा एकदम से प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं भेजना। बस डेप्रिसिएशन डेबिट पीपी क्रेडिट ओवर लीज टर्म, इसके साथ एक पुराना एसेट जो एसेट दिया हुआ है उसकी भी डेप्रिसिएशन चल रही होगी, डेप्रिसिएशन डेबिट पीपीई क्रेडिट उसकी यूजफुल लाइफ के ऊपर पहले से चल रही है, या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे भी चल रही है, उसको अलहदा से चलाना है, इसको अलहदा से चलाना है, इसको अलहदा से वर्कआउट करना है। एंट्रियां भी बेशक दो कर दो, कोई मसला नहीं। हमें मुसीबत पड़ी होती है यार, एक ही एंट्री करनी है, इसकी वर्किंग भी निकालनी है, इसकी भी निकालनी है, ना करो, अलहदा निकाल दो, नो प्रॉब्लम, अकाउंटिंग पूरी होनी चाहिए। फाइनेंस लीज, नॉर्मल लेसर, दो किस्म के लेसर हैं, एक नॉर्मल लेसर, एक मैन्युफैक्चरर डीलर। तो आईडीसी फाइनेंस लीज के केस के अंदर क्या होगा, ये ऑलरेडी रेंटल में इंक्लूड होगी, जैसे अभी हमने डेफिनेशन देखी है उसमें आईडीसी टू लेसर किस में मौजूद है, लेसर की रेंटल के अंदर छुपा हुआ है। मींस आपने रिसीव करना है, लीज रिसीवेबल में छुपाना है, खर्चा किया तो लेसी से रिकवर करना है। ये खर्चा किया आपने, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट खरीदा है, ये भी खर्चा किया आपने, फिर आईडीसी की है, इन दोनों को रिकवर करना है किससे, या लेसी से या बाहर की दुनिया से रिकवर करना है, लेसी से बाहर की दुनिया से। यूजीआरवी अनग्रांटेड रेजिडुअल वैल्यू मींस बाहर की दुनिया से, बाद में बेच के, थर्ड पार्टी को बेच के, लेकिन रिकवर करना है। तो ये रेंटल के अंदर इनबिल्ट हो जाएगा, बार बार नहीं शामिल करना। अगर रेंटल मिसिंग है तो इसी फार्मूले के जरिए फाइंड होगा, और उसमें आईडीसी भी लेंगे, कैलकुलेटर में इक्वेशन पुट करेंगे और कैलकुलेटर से कहेंगे काइंडली जवाब दे दो, वो जवाब निकाल के दे देगा। क्यों हमसे पढ़ते चले आ रहे हैं आप कि कैसे निकालना है, ठीक है जी। आईडीसी फाइनेंस लीज में, इसमें आप एक्सपेंस आउट कर देंगे, किसकी, मैन्युफैक्चरर डीलर की। इसमें आप ये कहेंगे कि जनाब ये खर्चा कर रहे हैं सेल करने के लिए, ये सेल का एक्सपेंस कंसिडर होगा, इसलिए यहां पर नहीं आना। हम रट्टे लगा के बैठे हुए हैं, क्या करके बैठे हैं, रट्टे लगा के। चीज़ क्या डिस्कस हो रही है, मैन्युफैक्चरर डीलर। शुरू कहाँ से हो रही है, पैरा 71 से। शुरू कहाँ से हो रही है, पैरा 71 से। जाएं पैरा 71 के बाद देखें, कहीं ना कहीं पे नज़र आएगा, और अगर आपने स्टैंडर्ड पढ़ लिया हुआ है तो दूर से नज़र आएगा। ऑपरेटिंग लीज, उससे ऊपर क्या आ रही है, फाइनेंस लीज। फाइनेंस लीज के अंदर आप आए, सादी लीज, फाइनेंस लीज डिस्कस हुई, पैरा 71 में क्या चीज़ आई, मैन्युफैक्चरर डीलर, और उसके बाद पैरा 74 के अंदर नज़र आ गया दूर से, 74 में है, 73 में है, मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर शैल रिकॉग्नाइज एज एन एक्सपेंस कॉस्ट in connection with the obtaining finance lease at the commencement date because they are mainly related to earning the manufacturer or dealer selling profit। ये आईडीसी की कहानी हो रही है, नाम तो नहीं उसने लिख देना आईडीसी है स्टैंडर्ड ने। इन कनेक्शन विद ऑब्टेनिंग फाइनेंस लीज, वही वाली होती है ना, फाइनेंस लीज ऑब्टेन करने के लिए जो खर्चा हो रहा था, क्या लिखना है आपने, एक्सपेंस लिखना है, ये लिखा भी हुआ है। ये स्पेसिफिकली एक्सक्लूड हो रही है डेफिनेशन ऑफ आईडीसी से, वहां पे लिखा है, आईडीसी की डेफिनेशन में जाओगे ना वहां पर भी लिखा है, नहीं लेनी, स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया है, एक्सक्लूडिंग मैन्युफैक्चरर डीलर अदर देन मैन्युफैक्चरर डीलर। तो आईडीसी की डेफिनेशन में ही चले जाएंगे, वहां पर ही सारी बातें, आधी से ज्यादा बातें तो वहां पे पता चल रही हैं। ठीक है जी प्यारे बच्चों, जज्बाती हो जाता हूं मैं। आईडीसी टू द लेसी हम ऑलरेडी देख चुके हैं,
पैरा 24 की जर्नल एंट्री के अंदर सम होगी और आप आप पे कर रहे होंगे। ये कहानी होगी आपकी कौन सी, सारी की सारी थोड़ी बहुत अकाउंटिंग, इनिशियल रिकॉग्निशन, सब्सीक्वेंट रिकॉग्निशन, आईडीसी की कहानियां, ठीक, अलोंग विद दी पैराग्राफ नंबर्स कि आप कहां कहां से देख सकते हैं। अब आती है बात एक्सट्रैक्ट्स की, किसकी, एक्सट्रैक्ट्स की, कहां कहां पर कौन कौन से एक्सट्रैक्ट्स बनते हैं उसकी समरी। जनाब आपकी नॉर्मल लीज है एलएससी की, तो एक तो उसका राइट ऑफ यूज एसेट लिखा जाना है, करंट लायबिलिटी में उसकी लीज लायबिलिटी लिखी जानी है, नॉन करंट लायबिलिटी में भी लिखी जानी है। यहां पर उसकी करंट लायबिलिटी आ जाएगी, यहां पे इसकी नॉन करंट लायबिलिटी आ जाएगी। आप शेड्यूल बना रहे होते हैं, आई बिलीव इट सो, तकरीबन सारे स्टूडेंट्स एक जैसा ही शेड्यूल बनाते हैं विद माइनर डिफरेंसेस। यहां पे आ जाता है बैलेंस, यहां पे आ जाता है इंटरेस्ट, यहां पे प्रिंसिपल, यहां पे रेंटल। कोई यहां पर ओपनिंग भी लिख लेते हैं, ठीक, कोई नहीं लिखते, कोई पिछले को क्लोजिंग, कोई क्या कहते हैं यही ओपनिंग है। मैं ओपनिंग नहीं लिखने का आदी हूं क्योंकि एक दफा लिखा गया पिछला क्लोजिंग अगला ओपनिंग। आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट आ गई 70, आपने डाउन पेमेंट कर दी पहली से 10 की, रेंटल 10 का, इंटरेस्ट कोई नहीं, ये हो गया 60। आपने इंटरेस्ट बुक किया 6 का, रेंटल 10 का था, 4 का क्या आ गया, प्रिंसिपल। 60 में से 4 के बाकी कितने बच गए, 56। जस्ट मैंने अज्यूम किया। अगर आपका ईयर एंड हो रहा है आगे 56 के ऊपर दी 5.6, मैं 10% ले रहा हूं, 5.6, 4.4, 10 का रेंटल। हम एज्यूम करते हैं यहां पे हमारा ईयर एंड हो गया। क्या हो गया हमारा यहां पे ईयर एंड। अगर एरियर का केस है, कौन सा केस है, एरियर का केस है, तो मेरा ये 56 क्या हो जाएगा, लीज लायबिलिटी बनेगी। टोटल इन दोनों का टोटल क्या होना चाहिए, 56 होना चाहिए। तो करंट लायबिलिटी आप पहले से ढूंढ लेंगे। करंट लायबिलिटी कितनी बनती है, प्रिंसिपल पोर्शन नेक्स्ट ईयर का। अगर एक रेंटल है तो एक आएगी, अगर 2 रेंटल्स हैं तो 2 वैल्यूज आएंगी, अगर 3 रेंटल्स हैं तो 3 वैल्यूज आएंगी एक साल में, अगर 4 रेंटल्स हैं एक साल में तो 4 वैल्यूज आएंगी। नॉर्मली 1 होते हैं या 2 होते हैं, इससे ज़्यादा नॉर्मली वो नहीं लेकर आता, 4 भी लेकर आ सकता है, पॉसिबिलिटीज आर देयर। तो बहरहाल 4.4 आपका क्या आ गया, करंट लायबिलिटी, और 5.6 में से 4.4 निकाल दें तो क्या बन जाएगी, 51.6। ये आपकी नॉन करंट लायबिलिटी बन जाएगी। ठीक, अगर आपका एडवांस का केस है, अगर आपका एडवांस का केस है तो फिर आपने एक एंट्री मजीद पास करनी है, ये वाली इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट लीज लायबिलिटी क्रेडिट, और ये नेक्स्ट ईयर की पहली इंस्टॉलमेंट में से पिक करनी है, ये वाली एंट्री 2 मुख्तलिफ डेट्स पे हो जाएगी ना। तो ये वाली एंट्री 5.6 जो इंटरेस्ट है ये भी क्या करेंगे, शामिल करेंगे 56 में, और आपका ये 5.6 का इंटरेस्ट 51.6 प्लस 5.6 का इंटरेस्ट नॉन करंट में, नहीं करंट में आएगा, सॉरी नॉन करंट में यही आएगा, और यहाँ पे पूरा रेंटल आ जाएगा आपका 4.4 प्लस नेक्स्ट ईयर का 4.4 प्लस 5.6 रेंटल, हाँ रेंटल बन रहा है इसमें, तो इसमें रेंटल बन रहा है 5.6 भी पे करना है नेक्स्ट ईयर में, ये करंट पोर्शन भी है नेक्स्ट ईयर का, तो रेंटल के बराबर ये बन जाएगा। ये एडवांस का केस है, ये एरियर का केस है। आपकी 2 चीज़ें आ जाएंगी, और राइट ऑफ यूज़ एसेट जो भी आ रहा हो, से यहाँ पर 70 आया हुआ है तो 70 ही ले लेते हैं,
70 में से डेप्रीसिएशन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और आपकी क्या चीज़ आ जाएगी, राइट ऑफ यूज़ की वैल्यू आकर लिखी जाएगी एक्सट्रैक्ट्स के मुताबिक। प्रॉफिट एंड लॉस में दो चीज़ें जाएंगी, एक डेप्रीसिएशन एक्सपेंस और एक इंटरेस्ट एक्सपेंस। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट होगा और इंटरेस्ट एक्सपेंस आपके शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट के अंदर से ही वर्कआउट हो चुका होगा, जो कि आपका 6 आ रहा है किस केस के अंदर, एरियर के केस में, और 6 + 5 शेयर या 6 आ रहा है एडवांस के केस में। ऐसे ही है ना, ये साल ऐसे गया था, पूरा साल एंड हुआ है, तो एक साल एक इंस्टॉलमेंट यहां पर आ गई है और एक अगले साल की भी उठा लिया आपने। डिपेंड करता है, अगले साल का भी आपने इंटरेस्ट फिर ले लेना है। ये एडवांस का केस आ गया, ये एरियर का केस आ गया, ये जो मैंने अभी एग्जांपल बनाई है उसके मुताबिक बन रहा है। नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपके 2 नोट बनते हैं, एक है राइट ऑफ यूज एसेट का नोट, जो कि वेरी रेयर है वो पूछ रहा हो, वो लीज का नोट पूछता है और वो लीज लायबिलिटी का नोट होता है। अगर वो कहेगा ना राइट ऑफ यूज एसेट का नोट भी बनाओ, तो फिर वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वाला नोट बनाना है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वाला नोट, क्योंकि ये एसेट का नोट फिर पूछ रहा है, राइट ऑफ यूज एसेट का नोट। और दूसरा हमारा रूटीन का नोट, जो रूटीन में आता है लीज का, लीज लायबिलिटी का नोट। कुछ लोग जनरल इंफॉर्मेशन भी लिख रहे होते हैं, क्या करते हैं कि ये वाली लीज हमने ली है, ये रेट है, ये फलाना है, ये टिमकाना है, फलाना हो गया टिमकाना हो गया जी, नरेटिव पैराग्राफ भी लिखते हैं। क्या आई कैप के सॉल्यूशन में देखा है कोई नरेटिव पैराग्राफ? आई कैप के सॉल्यूशन में, आई कैप के सॉल्यूशन ने नरेटिव पैराग्राफ नहीं दिया होता। क्या नहीं दिया होता? और दैट इज टोटली वेस्टेज ऑफ टाइम। सो नरेटिव पैराग्राफ मैंने स्पेसिफिकली आज ये लिखा है, नॉट नीडेड टू एज पर दी एग्जाम। एग्जाम सॉल्यूशंस क्या लें, ओल्ड एग्जाम सॉल्यूशंस एज पर ओल्ड एग्जाम सॉल्यूशन। अगर मेरी बात पर एतबार नहीं है तो डेफिनेटली यू शुड चेक, यू शुड चेक योरसेल्फ। इतनी चीज का मैं एक डाउट में डाल रहा हूं आपको कहां से क्लियर करना है? आई कैप के ओरिजिनल सॉल्यूशन देख के, लीज के सवाल उठा के देखें, नजर आ रहा है तो बताइएगा मुझे भी, मैं अपने आप को करेक्ट कर लूंगा, ठीक है ना। तो मैच्योरिटी एनालिसिस आपने देने हैं, लेस देन 1 ईयर, 1 to 2 ईयर, 2 to 3 ईयर्स, 3 to 4 ईयर्स, 4 to 5 ईयर्स, ग्रेटर देन 5 ईयर्स। एक ऑप्शन। दूसरी ऑप्शन लेस देन 1 ईयर, 1 to 5 ईयर, ग्रेटर देन 5 ईयर। देयर आर 2 ऑप्शंस टू गिव दी मैच्योरिटी एनालिसिस। अगर बहुत लेंथी है तो उसको इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 से 5 साल का इकट्ठा कर दो, 5 साल से ग्रेटर, लेस देन 1। अगर 2-3 लाइन्स है मीन्स 2-3 साल हैं तो ऐसे कर दो। ये हमारा कौन सा हो गया जी? एक्सट्रैक्ट्स हो गए किसके? नॉर्मल लीज के लेसी पर्सपेक्टिव में। दूसरी है हमारा शॉर्ट टर्म लीज है या लो वैल्यू एसेट। इसके डिस्क्लोजर्स क्या होते हैं? एसच कभी पूछे गए, नज़र आया कभी? एसच नज़र नहीं आए। पता तो होने चाहिए कि होते कौन से डिस्क्लोजर्स हैं, कभी आ भी सकते हैं। एक्सट्रैक्ट्स तो आ ही सकते हैं ना, या तो प्रीपेड रेंट आ जाएगा या रेंट पेबल आ जाएगा, डिपेंडिंग ऑन दी सिचुएशन। मैंने एक बनाया था पेबल और एक ऑप्शन आपको प्रीपेड की बनाकर दिखाई थी, तो क्या होगा? या पेबल बन सकता है या प्रीपेड बन सकता है। टी अकाउंट से बनाएंगे और वो उठा के क्या करेंगे? पोस्ट करेंगे, आइदर दिस और दिस। और एक्सट्रैक्ट में स्ट्रेट लाइन के जरिए रेंट एक्सपेंस आ रहा होगा, नहीं ये सौकी के एक्सट्रैक्ट्स में। फिर नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 2 नोट देना जरूरी हैं।
बूथे के ऊपर लिखना ज़रूरी है, आप कह सकते हैं। रेंट ऑफ शॉर्ट टर्म लीज कितना है और रेंट ऑफ लो वैल्यू एसेट कितना है, ये सेपरेटली बताना होता है। आउटस्टैंडिंग नहीं, रेंट एक्सपेंस कितना दे रहे हैं, एक्सपेंस कितना है। एडमिनिस्ट्रेटिव जो हम स्ट्रेट लाइन से मालूम करते हैं ना, ये वाला, ये 23, अगर लो वैल्यू एसेट और शॉर्ट टर्म लीज दोनों मौजूद हैं तो दोनों की अलग अलग वर्किंग करेंगे, दोनों का अलग अलग यहां पर क्या करना है, प्रेजेंट करना है। एक्सेट्स के अंदर लिखना है, एक्सपेंसेस के अंदर जाके ये चीज लिखनी है आप कि रेंट कितना बनता है, और सेपरेटली लिखना है, कंबाइन नहीं करना। ऑपरेटिंग लीज के डिस्क्लोजर में ये वाली कहानी आपको लिखी हुई मिल जाएगी। स्टैंडर्ड में ऑपरेटिंग लीज ओपन करें, उसके अंदर नीचे डिस्क्लोजर्स आ रहे होंगे, डिस्क्लोजर्स के अंदर ये वाली कहानी आपको लिखी हुई मिल जाएगी कि ये 2 डिस्क्लोजर्स देने होते हैं। हमारी लीज खत्म हो गई। अब बात करते हैं फाइनेंस लीज, ऑपरेटिंग लीज, लेसर के एक्सट्रैक्ट्स। क्योंकि एग्जामिनर 2 चीजें बहुत मुतवातर पूछता है, या एक्सट्रैक्ट्स बहुत मुतवातर पूछता है, बार बार पूछता है, या फिर क्या चीज पूछता है, नोट पूछ लेता है। तो मैंने आपके लिए एक्सट्रैक्ट्स और नोट दोनों के इकट्ठा ही बनाया हुआ है। एक्सट्रैक्ट पूछेगा तो ये वाला हिस्सा, नोट पूछेगा तो नीचे वाला हिस्सा। डन। चलें जी, एक्सट्रैक्ट्स पूछ रहा है आपसे, ऑपरेटिंग लीज है, आसान काम पहले कर देते हैं, ये तो साइड पे हो ना। ऑपरेटिंग लीज में क्या होगा, आपके पास आपकी बुक्स के अंदर एसेट मौजूद होगा, इसका मतलब है पीपीई उससे रिलेटेड आ रहा होगा, उसकी बुक वैल्यू आपने देनी है। फिर करंट एसेट में या तो रेंट रिसीवेबल आ रहा होगा, या फिर करंट लायबिलिटी में इन एडवांस की कहानी आएगी। ऑपरेटिंग लीज में आ जाए, ये ऑपरेटिंग लीज थी, क्या थी, ये ऑपरेटिंग लीज थी। मैं रेंटल्स चेंज कर दूं, क्या कर दूं, रेंटल्स चेंज कर दूं, पुरानी कहानी पर आ जाऊं, 10 कितनी आई, 70 तकसीम 4 18। अब ये ऑपरेटिंग लीज है, से क्या है, ऑपरेटिंग लीज है। 18 रेंट रिसीवेबल डेबिट, रेंटल इनकम क्रेडिट, बैंक में कितना आया, 15। ये क्या चीज आ गई, ये स्टिल रिसीवेबल ही आ गया। अगला साल खोलते हैं, 3BD रेंट रिसीवेबल डेबिट, रेंटल इनकम क्रेडिट 18, बैंक में कितना आया, 10। फिर से CD आ गया होगा, फिर डेबिट आ गया, कहानी औखी हो गई। कितना आया जी, अब ये क्या आ रहे हैं, CD रिसीवेबल के आ रहे हैं, करंट एसेट्स में रिसीवेबल लिख देंगे। अगर ये रेंटल्स चेंज हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, रेंटल्स चेंज हो जाते हैं, मसलन 1 2 3 4 30 25 15 10, टोटल कितना हुआ, 70 ही हुआ, 30 ले लिया मैंने, 80 हो गया। हम पूरा करते हैं, 20 था ना, 25 और 20 70 ही हुआ, 18 ही आएगा। रेंटल इनकम कितनी लिखी जाएगी, रेंट रिसीवेबल का अकाउंट, BD रेंट रिसीवेबल डेबिट और इनकम क्रेडिट, बैंक डेबिट रेंट रिसीवेबल क्रेडिट कितना, 25। तो अब क्या आ गया, CD 7 का इधर आ गया, इसको बोलेंगे इन एडवांस, और ये लायबिलिटी बन जाएगी और करंट लायबिलिटी में लिखा जाएगा। कहां पे लिखा जाएगा, करंट लायबिलिटी में लिखा जाएगा। तो ये डिपेंड करता है आपके रेंटल्स के ऊपर। अगर रेंटल्स पहले जो कैश आ रहा है वो ज्यादा आ रहा है, बाद में कम हो रहा है, तो इसका मतलब इन एडवांस आ जाएगा। अगर बाद में ज्यादा आ रहा है तो फिर इसका मतलब है रिसीवेबल की कहानी आ जाएगी।
तो दोनों में से कोई एक होगी, दिस और दिस। हाँ, दोनों भी हो सकती हैं कि दो ऑपरेटिंग लीज हो। क्या हो? दो ऑपरेटिंग लीज हो, एक का रिसीवेबल बन रहा हो, एक का इन एडवांस बन रहा हो। तो इन एडवांस भी आ जाएगा और रिसीवेबल भी आ जाएगा, दोनों चीजें प्रेजेंट करनी पड़ जाएंगी आपको। एक्सट्रैक्ट्स सोकी के क्या होंगे? रेंटल इनकम लिखेंगे और डेप्रीसिएशन एक्सपेंस भी आएगा। नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आप आएंगे तो आपको ऑपरेटिंग रीज का नोट देना है। ये डिस्क्रिप्टिव या जनरल वाली कहानी पेपर के पर्सपेक्टिव में मेरे नज़दीक लिखने की ज़रूरत निश्ता। मैं भी पढ़ाता हूँ, मैं भी बताता हूँ, लेकिन पेपर पर्सपेक्टिव में ज़रूरत एज सच नहीं है। मैच्योरिटी एनालिसिस बिल्कुल वैसा ही बनना है, कोई चेंज नहीं है। लेस देन 1 ईयर, 1 to 2 ईयर, 2 to 3 ईयर्स, या फिर दूसरा स्टाइल जो अभी डिस्कस किया। टोटल रिसीवेबल फ्रॉम लेसी, रिकंसिलेशन इसमें कोई नहीं होनी। अब आ जाते हैं हम मैन्युफैक्चरर डीलर और फाइनेंस लीज के ऊपर। सादा लेसर, मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर, माइनर सा फर्क आना है, ज्यादा फर्क नहीं आना। कॉस्ट ऑफ सेल और सेल का फर्क आना है, बाकी ऐसा कोई फर्क नहीं है। तो एक डिस्कस हो गया तो समझे दूसरा भी हो गया। एक आएगा इसका लीज रिसीवेबल नॉन करंट एसेट में, एक उसी का ही करंट एसेट में। इन एडवांस के केस में इंटरेस्ट ने क्या हो जाना है? ऐड हो जाना है किसके अंदर? करंट के अंदर, ना जी। जैसे लीज लायबिलिटी में ऐड हुआ था उसी तरह से लीज रिसीवेबल में ऐड हो जाएगा। तो ये दोनों जगहों पे सेम चीज़। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के एक्सट्रैक्ट्स के अंदर सेल और कॉस्ट ऑफ सेल्स और जीपी, ये एक इजाफी डिस्क्लोजर आएगा अगर करंट ईयर में सेल हुई है। अगर पिछले साल में सेल है और करंट ईयर का काम कर रहे हैं तो फिर ये भी नहीं आएगा, फिर बिल्कुल सेम हो जाएंगे। इंटरेस्ट इनकम इधर भी आएगी इधर भी आएगी, लेकिन यहां पर क्या चीज आनी है? आईडीसी जो पे किया है वो एक्सपेंस के तौर पर आना है। फाइनेंस लीज आएगी, मैच्योरिटी एनालिसिस है, मैच्योरिटी एनालिसिस को जो रिसीवेबल हो लेसी से वो ले आना है रिकॉन्सिलिएशन में आपने। टोटल का टोटल, लीज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज लायबिलिटी यू कैन से, प्लस यूजीआरवी करेंगे तो आपकी आ जाएगी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। शेड्यूल में से आपने देखना है नेट इन्वेस्टमेंट क्या है अगले साल के एंड की, दोनों का डिफरेंस लेंगे, आपका क्या आ जाएगा? अनअर्न्ड फाइनेंस लीज। मुझे नहीं पता आप कैसे कैलकुलेट करते रहे हैं। ये तो टेबल के अंदर से निकाल लेते थे अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। कहाँ से निकालते थे? टेबल के अंदर से। टेबल के अंदर से कहाँ से? वो जो रेंटल प्रिंसिपल और ये वाला, ये जो आ रहा है, तो फिर क्या यहाँ से बाकी का शेड्यूल पूरा बनाते थे? शेड्यूल पूरा बना लेते थे। या फिर सर ने एक शॉर्ट तरीका भी बताया था इसका। वो क्या? 70 बैलेंस है ना, वो 70 बैलेंस जो है ये प्रिंसिपल में आके एंड में 70 ही होगा, मतलब प्रिंसिपल का 70 ही आएगा टोटल। जी ये ऐसे ही है। और जो रेट पे डिफरेंस आएगा ना वो इनकम में आएगा। रेट की वजह से रेट लगाएंगे ना तो जो आएगा डिफरेंस वो इनकम पे आएगा, और इनकम का सब बता रहे थे कि ऐसे इसका डिफरेंस आएगा। और अब याद नहीं है, प्रैक्टिस नहीं की। मैं एक और शॉर्ट का बता देता हूँ, स्टैंडर्ड में भी लिखा हुआ है। ये क्या चीज़ है? क्या ये नेट इन्वेस्टमेंट है? Yes, क्या ये net नेट इन्वेस्टमेंट है? Yes. ऐसे ही है ना? Yes. साल के एंड पे ये नेट इन्वेस्टमेंट है। Yes. तो ये तो आ गई यहाँ पर नेट इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर आ गई, ठीक। ऊपर रेंटल से आपकी कैलकुलेशन होके आ रही है ये, Yes. और यही चीज़ आपकी आ जाएगी यहाँ पर। यहाँ पर क्या चीज़ आ जाएगी? यूजीआरवी आ जाएगी, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी आ जाएगी। तो दोनों का डिफरेंस लोगे तो क्या आ जाएगा? अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम आ जाएगा। कैलकुलेशन तो पूरा शेड्यूल बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, अन्य वाला लगे रहने की ज़रूरत ही नहीं है। और मैंने ये खुद नहीं बनाई, ये मैंने काम खुद नहीं बनाया,
ये वाला काम आपका स्टैंडर्ड कह रहा है ऐसे कर लो। क्या चीज ढूंढ रहे थे? अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। डेफिनेशन अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम की, द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड दी, मैंने क्या किया? मैंने भी यही काम किया। नेट इन्वेस्टमेंट इन एडवांस होगी तो उसके अंदर क्या करना है? इंटरेस्ट ऐड करना है। क्या करना है? इससे शॉर्टकट और नहीं हो सकती कोई चीज। 56 में आपने नेट इन्वेस्टमेंट बनानी है, एडवांस में 5.6 क्या करना है? ऐड करना है, तो नेट इन्वेस्टमेंट बननी है। और फिर आपने एडवांस के केस में बस जाना है और 5.6 क्या कर देना है? ऐड कर देना है। बाकी का काम तो ऊपर से होता हुआ आना है और चुप करके डिफरेंस ले देना है और क्या हो जाएगा? वर्किंग शॉर्ट हो जाएगी। हम बाज़ औक़ात लेंथी मेथड से चीज़ें कर रहे होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है? टाइम खाम खा का वेस्ट होता है। डिस्क्लोजर बनाना ज़रूरी है, नहीं बनाएंगे तो काम गड़बड़ होगा। ठीक है, बात समझ लग गई? शॉर्टकट यूँ किया जाता है। रिकंसिलेशन चाहे लेसर हो, मैन्युफैक्चरर चाहे सादा हो, करनी ही करनी होती है। नमाज पढ़ते हैं और फिर एक क्वेश्चन, इसका एक क्वेश्चन करवाऊंगा। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, रिसेंट अटेम्प्ट का क्वेश्चन बहुत अच्छा सा है, या फिर 2 अटेम्प्ट्स पहले वाला बहुत अच्छा सा है, अटेम्प्ट 21 का। उनमें दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करते हैं और वो करेंगे, देखेंगे जनाब क्या है क्या नहीं है, कैसे आपने कंफर्म करना है स्टैंडर्ड से। क्वेश्चन आ गया है, कंफर्मेशन कहां से करनी है, कौन सा रेट लेना है, कौन सा रेट नहीं लेना, क्या करूं क्या ना करूं, तो उसकी लॉजिक्स भी बताऊंगा और प्लेस भी बता दूंगा और आप आराम से रेट्स के ऊपर भी सोफिस्टिकेटेड अंदाज में क्या करेंगे? काम कर लेंगे इंशाल्लाह। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और जल्दी जल्दी इंशाल्लाह काम करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे।